ना सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो ईरान की संसद से आई है। इसे मजलिस ए शूरा भी कहते हैं, जहां आज ईरान की संसद के स्पीकर ने एक प्रस्ताव पेश किया और बताया कि इस युद्ध में ईरान के स्वाभिमान की जीत हुई है। और इसके बाद ईरान की संसद में नारे लगाए गए और नारे थे डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, यानी अमेरिका का भी खात्मा हो और इजराइल का भी खात्मा हो। इस तरह की नारेबाजी इजराइल की संसद में हुई है। अब आप इजराइल की संसद के ये दृश्य देखिए। ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. और वहाँ की संसद ने अमेरिका की आलोचना की है और ये भी कहा है कि ये ईरान के स्वाभिमान की एक जीत है और ईरान कभी भी झुकेगा नहीं। इन तस्वीरों को अगर आप एक बार फिर से देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की संसद से, भारत के विपक्षी नेताओं से ईरान की ये संसद कितनी अलग है। क्या आपने ये कल्पना की है कि जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से और उसके बाद हमारे देश के विपक्षी नेता जो हैं वो लगातार इस पर एक अलग से संसद सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, एक अलग सेशन बुलाने की मांग कर रहे थे इसके ऊपर कि हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, अमेरिका कहता है ईरान हार गया, इजराइल कहता है ईरान हार गया इस युद्ध में, लेकिन आप ईरान के नेताओं का और ईरान के सांसदों का ये जोश देखिए। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कैसे वो अपनी जीत के नारे लगा रहे हैं और कैसे अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए नारे लगा रहे हैं। यहाँ से आप सीखिए कि जब किसी देश में एकता होती है, उसकी संसद में एकता होती है युद्ध लड़ने के लिए, जब देश के दुश्मन और संसद के दुश्मन, विपक्ष और सत्ता पक्ष के दुश्मन एक ही होते हैं और पूरा देश एकजुटता के साथ अपने दुश्मन से लड़ता है, तो आपको इस प्रकार संसद में एकता दिखाई देती है। ये ईरान की संसद है। बहुत सारे लोग कहते होंगे ईरान हार गया, लेकिन जोश देखिए, ईरान की संसद में जश्न मन रहा है और ईरान की सड़कों पर भी जीत का जश्न मन रहा है। सोचिए, एक तरफ सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर गॉड ब्लेस ईरान लिखा था, जिसका मतलब होता है भगवान ईरान को आशीर्वाद दे, और दूसरी तरफ ईरान अल्लाह का नाम लेकर अपनी संसद में नारे लगा रहा है कि अमेरिका का खात्मा हो। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक युद्ध था जो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन ईरान के लिए यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, ये युद्ध अब भी जारी है। और आप ये भी देखिए कि इस सीज फायर से युद्ध पर तो विराम लग सकता है, लेकिन इससे नफरत पर विराम नहीं लग सकता। यह युद्ध का सीज फायर जरूर हो सकता है, लेकिन नफरत का सीज फायर नहीं है। युद्ध रुक गया, लेकिन नफरत जारी है। सबसे बड़ी बात यह कि इस युद्ध में हर देश अपनी जीत का दावा कर रहा है। ईरान का दावा अभी आपने देख लिया। इजराइल यह कह रहा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है, न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट कर दिया है, इसलिए इस युद्ध में उसकी जीत हुई है क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आज आप प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान सुनिए जो कह रहे हैं कि इजराइल ने इस युद्ध को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जीता है और इजराइल इस युद्ध में विजयी रहा है। אזרחי ישראל היקרים, ב-12 הימים של מבצע עם כלביא השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים: איום ההשמדה בפצצות גרעין। तो आप देखिए, स्थिति बड़ी दिलचस्प है। ईरान भी कह रहा है कि जीत हमारी हुई है, ईरान ये भी कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान की तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों से आपको ये लगेगा ही नहीं कि ईरान की कोई हार हुई है या ईरान किसी भी तरीके से
कमज़ोर पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के लोग और ख़ामेनेई के समर्थक तेहरान में इस जीत का जश्न मना रहे हैं और अमेरिका के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं। ईरान जैसा देश ये कह रहा है कि हम अमेरिका को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ आपने देखा, ईरान कहता है हम जीत गए। अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा और हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रहेंगे, ये ईरान अब भी कह रहा है। इजराइल का दावा आपने देख लिया, वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा नष्ट कर दिया है, जीत हमारी हुई है। तो दोनों कह रहे हैं हमारी जीत। अब अमेरिका की देखिए, अमेरिका भी यही कहता है कि इस युद्ध का असली विजेता तो वो है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला न करता तो इस युद्ध में सीज फायर के लिए कभी सहमति न बनती। We not succeeded with that hit. That hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. तो आप अब देखिए, तीनों ही देश कह रहे हैं कि जीत उसकी हुई है, तीनों की। ईरान भी कहता है कि इस युद्ध में जीत उसकी हुई है। ईरान के लोग जीत का जश्न मना रहे हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ ईरान की नहीं, इस्लाम धर्म की भी जीत है। तस्वीरें हम आपको पहले दिखा चुके हैं। आज जब ईरान इस सीज फायर को इस्लाम धर्म की जीत बता रहा है, तब आपको यह भी समझना होगा कि ईरान एक मुस्लिम देश है, इजराइल एक यहूदी देश है और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां बहुसंख्यक आबादी ईसाइयों की यानी क्रिश्चियंस की है। ये तीनों वो धर्म हैं जिनकी जड़ें आपस में मिली हुई हैं, लेकिन विचारधारा के कारण इनके बीच न जाने कब से सैकड़ों वर्षों से ये संघर्ष चला आ रहा है। और ईरान इस युद्ध को भी इसी संघर्ष का यानी धर्म युद्ध का एक हिस्सा मानता है और वो अब भी अमेरिका के खात्मे की दुआएं मांग रहा है और तुला हुआ है कि एक दिन अमेरिका का खात्मा करके मानेगा। ईरान के लिए ये एक धर्म युद्ध है और इजराइल के लिए भी ये एक धर्म युद्ध है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग रहे हैं, अब आप वो देखिए। इस सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को अब पूरी उम्मीद है कि उन्हें वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार से जरूर सम्मानित किया जाएगा। और राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता बडी कार्टर ने उन्हें इसके लिए नामांकित भी किया है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का इस युद्ध को रुकवाना एक ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया था, लेकिन इसके कुछ घंटे के बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था और इसके बाद पाकिस्तान के इस नामांकन पर काफ़ी विवाद हुआ था। असल में धोखा तो पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने नोबेल पीस पुरस्कार का, शांति पुरस्कार का नामांकन भी करवा लिया और उसके तुरंत बाद ईरान पर हमला भी कर दिया। हालांकि इस सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बहुत खुश हैं और इस खुशी को वो ना तो छिपाना चाहते हैं और छिपा पा भी नहीं रहे हैं। ये खुशी छिपाए नहीं छिप रही। आप इन दो तस्वीरों को आज देखिए, जिनमें एक तस्वीर कनाडा में हुए G7 समिट की है, जब युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप काफ़ी परेशान दिख रहे थे और उन्हें इस समिट को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका जाना पड़ा था। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब वो सीज फायर के बाद नेदरलैंड्स में नेटो के वार्षिक समिट में शामिल होने के लिए आए और यहां पर वो काफ़ी मुस्कुरा रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल बदली हुई थी और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की जो आज की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में उनका वो जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसा लगता है वापस लौट आया है। वो कॉन्फिडेंस जो ये बताता है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं और वो वाकई में इतनी ताकत रखते हैं कि वो कहीं भी सीज फायर करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मन ही मन
अब उन्हें ये उम्मीद बंध गई होगी कि अब अगला नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिल जाएगा। ये पुरस्कार अब उनसे कोई नहीं छीन सकता। राष्ट्रपति ट्रंप इस सीज फायर से बड़े खुश हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस युद्ध में अमेरिका ने कई बार अपने बयानों को बदला है। जब युद्ध शुरू हुआ तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने इजराइल को ईरान पर हमला करने से मना किया था। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल ही नहीं है और अमेरिका को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तब अमेरिका ने एक बार फिर से बयान बदला और कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए और राष्ट्रपति ट्रंप ने आयतुल्लाह ख़ामेनी को सरेंडर करने के लिए कहा है। जब ख़ामेनी ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अपने B-2 बॉम्बर विमानों से बॉम्ब दाग दिए और बाद में सीज फायर होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया अब गॉड ब्लेस ईरान। यानी इस युद्ध में अमेरिका के बयान हर दिन स्थिति के साथ साथ बदलते रहे और जिस ईरान को वो सरेंडर करने की धमकी दे रहे थे उसी ईरान के लिए आज वो कह रहे हैं गॉड ब्लेस ईरान। सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर के बाद भी ईरान ये कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को जारी रखेगा और इसका कारण ये हो सकता है कि अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर जो बॉम्ब गिराए हैं उनका शायद कम असर हुआ है या ये जो ठिकाने हैं ये नष्ट नहीं हुए हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हवाई हमलों का असर काफी सीमित और कम रहा है और इन हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ बल्कि ये थोड़े बहुत नुकसान के कारण कुछ महीने पीछे खिसका है। हालांकि अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस ने अपने ही पेंटागन की रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि यह रिपोर्ट सही नहीं है, लेकिन पिछले एक दिन के घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में खुलकर बताया नहीं जा रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि इस हमले में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से नष्ट हो ही गया है। उन्होंने माना है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है और ये वो यूरेनियम है जिसमें 60% तक प्योरिटी लाई जा चुकी थी और अगर ये प्योरिटी 90% तक पहुंच जाती तो इस यूरेनियम से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं और शायद यही कारण है कि ईरान कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। इजराइल के खुफिया विभाग ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले बड़ी मात्रा में इस यूरेनियम को किसी और स्थान पर शिफ्ट कर दिया था। 22 जून को अमेरिका के हमले से 24 घंटे पहले ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट से जो सैटेलाइट तस्वीरें आईं उनमें 16 ट्रक नजर आ रहे थे जिन्हें लेकर अब ऐसा शक है कि शायद इन्हीं ट्रक्स के जरिए ईरान ने अपना यूरेनियम किसी और जगह पर पहले ही भेज दिया था और अगर ये दावे सही निकलते हैं तो इससे ईरान के लिए इस बार न्यूक्लियर हथियार बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि इस युद्ध से ईरान की जनता ने यह सीख लिया है कि अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो ईरान पर कोई देश हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाता। ये बात ईरान को समझ में आ गई है। अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तो नष्ट कर सकते हैं लेकिन ईरान के पास इन हथियारों को बनाने का जो फॉर्मूला है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसे ये देश छीन नहीं सकते। ये बात इजराइल भी जानता है और इसीलिए उसने ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को इस युद्ध में मार भी दिया था। इसलिए बड़ी बात यह है कि इस बात पर विवाद हो सकता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो पूरी तरह नष्ट हुए हैं या आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं। अमेरिका तो कहता है कि हमने नष्ट कर दिए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं और ये स्थिति में है कि ईरान अब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि मान लीजिए उन्होंने न्यूक्लियर ठिकाने नष्ट भी कर दिए, लेकिन इन न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का जो फॉर्मूला है, इन्हें बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो तो ईरान के पास आ चुकी है और आप उस टेक्नोलॉजी को, उस फॉर्मूले को ईरान से छीन नहीं सकते और आज नहीं तो कल ईरान फिर से अपने इस न्यूक्लियर कार्यक्रम को शुरू कर देगा।
इससे ये बात समझ में आती है जो आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका कितना भी नुकसान कर दे, आपका रुपया पैसा लूट लेगा, आपकी नौकरी ले लेगा, आपको तमाम तरह से परेशान कर सकता है, आपका घर ले सकता है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को कभी कोई लूट नहीं सकता और इस ज्ञान के आधार पर आप हमेशा अपनी जिंदगी में बाउंस बैक कर सकते हैं। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ये जो ज्ञान है ये ईरान के पास है और उसे लगता है कि इसी ज्ञान के आधार पर अब वो वापस बाउंस बैक करेगा। अब आप ये देखिए कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। समानताएं दोनों में ये हैं कि दोनों देश अपने अपने मकसद में कामयाब हुए। भारत का मकसद था कि वो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाए और उसने 9 आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए और उन्हें नष्ट किया। इजराइल का मकसद था कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाए और उसने 6 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए और वो कहता है कि मैंने नष्ट भी कर दिए। दोनों में अंतर यह है कि जब भारत ने कहा कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा तो इसे शक की नजरों से देखा गया, लेकिन जब इजराइल ने यही बात कही तो उससे किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। एक और अंतर यह है कि भारत ने अपने दम पर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला किया, जबकि इजराइल को इन हमलों में अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। भारत ने यह पूरा ऑपरेशन सिंदूर अपने दम पर चलाया, अपने दम पर यह लड़ाई लड़ी। किसी और देश से हमने ना तो मध्यस्थता करवाई और ना ही किसी और देश से किसी भी प्रकार की कोई मदद ली, लेकिन इजराइल ने यह लड़ाई अमेरिका की मदद से लड़ी है, अकेले नहीं लड़ी। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नुकसान को लेकर तरह तरह के बड़े बड़े दावे किए गए। उन्हें पश्चिमी देशों के मीडिया ने बिना पुष्टि के सच भी मान लिया। किसी ने कहा कि भारत के इतने प्लेन नष्ट हो गए, किसी ने कहा इतने फाइटर जेट्स नष्ट हो गए, इतने ठिकाने नष्ट हो गए, बड़ा नुकसान हुआ है भारत का, इसलिए इसे जीत नहीं माना जा सकता। इस जीत के सबूत हमसे मांगे गए। लेकिन जब ईरान ने कहा कि उसने इजराइल के 3 F-35 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है तो किसी ने इसे सच नहीं माना और यहां पश्चिमी मीडिया इस नुकसान के सबूत इजराइल से नहीं बल्कि ईरान से ही मांगता रहा, जबकि भारत के मामले में इसका उल्टा हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के दावों पर पाकिस्तान से सबूत नहीं मांगे गए, भारत से सबूत मांगे गए। तीसरा, जब भारत ने अपने मकसद में कामयाब होने के बाद सीज फायर किया तो इसे सरेंडर कहा गया। हमारे देश के अपने विपक्षी दल जो हैं वो इसे सरेंडर कहने लगे, लेकिन जब इजराइल ने सीज फायर किया तो इसे शांति का नाम दिया गया और कहा गया कि यह तो शांति की बहाली के लिए किया गया है। इजराइल में कोई ये नहीं कह रहा कि इजराइल ने सरेंडर कर दिया है, ईरान में कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन हमारे देश में जब हमने ये सीज फायर किया वो भी तब जब पाकिस्तान इसके लिए हमसे गिड़गिड़ाया, तब यह कहा गया कि भारत ने सरेंडर कर दिया। क्या आपको पता है इस शांति की कीमत क्या है? एक अनुमान के मुताबिक 12 दिन के इस युद्ध पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इनमें ईरान का खर्च 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इजराइल का खर्च लगभग इतना ही हो सकता है। और आप ये भी देखिए कि इस सीज फायर ने कितना पैसा खर्च कराया है और ये जो शांति मिली है, ये शांति लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके मिली है। इस शांति की कीमत लाखों करोड़ रुपया है और ये लाखों करोड़ रुपया खर्च किसने किया, नुकसान किसका हुआ? ईरान का, इजराइल का और कुछ आंशिक रूप से अमेरिका ने भी इस युद्ध में अपना पैसा खर्च किया है, क्योंकि उसने भी एक हमला ईरान पर किया था और यह हमला भी हजारों करोड़ का था। आखिरी अंतर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में ऐसे कई लोगों और यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी हुई थी जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे थे। हमारे देश में पत्रकारों के भेष में यहां ऐसे लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, जो अपने देश को बेच रहे थे, अपनी मातृभूमि को बेच रहे थे, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए या यूट्यूब पर कुछ व्यूज के लिए, हमारे ही अपने देश में। और ये सब अपने आप को पत्रकार बताते थे। इसलिए हम हमेशा तब भी आपको कहते थे कि ऐसे यूट्यूबर से सावधान रहिए जो पैसा कहीं और से ले रहे हैं और भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग उस समय निकले थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इजराइल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी तो दे दी, लेकिन गद्दारी नहीं की। सीज फायर के बाद ईरान ने अपने देश में मोसाद के 3 एजेंट्स को पकड़ लिया
और उन्हें फांसी पर लटका दिया, जो ईरान में रहकर ईरान की जासूसी कर रहे थे और ये इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके लिए काम करते थे, उसके ये जासूस थे। ईरान ने इन्हें पकड़ा और तुरंत फांसी पर लटका दिया। हमारे देश में और ईरान में क्या फ़र्क है? पकड़ तो हमने भी लिया, लेकिन ये सारे मामले अब अदालत में हैं। अदालत में इनका मामला चलेगा, इन्हें अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलेगा। वर्षों तक ये केस चलता रहेगा। पहले नीचे की अदालत में चलेगा, फिर हाई कोर्ट तक जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और इन सब को अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलेगा। ये सारे लोग वो हैं जो अपने बचाव के लिए महंगे से महंगा वकील रखेंगे, क्योंकि इनके पीछे लोग जो हैं वो इनके बचाव के लिए पूरा पैसा पानी की तरह बहा देंगे और ये जमकर हमारी अदालतों में अपना बचाव करेंगे। और हो सकता है 10-20 साल के बाद इनको कुछ को सज़ा मिल भी जाए और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग छूट भी जाएं। ये फ़र्क है हमारे देश में और ईरान ने तुरंत पकड़ा और फांसी पर लटका दिया।